हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन डीको डीको विद एकता सीरीज। क्या आप सब रेडी हो? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। तो गाइस, अभी तक तो आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर ही रहे होगे मेरे साथ 80 आउट ऑफ 80 इन इकोनॉमिक्स, राइट? नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, स्टिल इट्स नेवर टू लेट। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मेन मार्केट फॉर्म्स। ओके, सो ये चैप्टर एज प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है? एंड ये थोड़ा लर्निंग वाला चैप्टर है, येट इस पे आज के डेट पे बहुत केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है? सो यू हैव टू प्रैक्टिस केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गेट टू द कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप केस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे करेक्टली तो यू विल लूज 2 to 4 मार्क्स, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका एक दो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? सो शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, yeah, ready? So are you ready? Yes. चलिए, per unit price of electricity is higher in the commercial sector as compared to the domestic sector. Identify and briefly describe this phenomenon. Name the market in which it is applicable. ठीक है, सो इधर क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि कमर्शियल सेक्टर के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस हाई है। ऑन दी अदर हैंड डोमेस्टिक सेक्टर मतलब हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। मतलब जो चार्ज ये लोग करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग, तो डोमेस्टिक हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए कम चार्ज होता है, बट यही अगर आप कमर्शियल स्पेस का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देखोगे तो वो ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आपको इधर समझ में ही आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही प्रोवाइड किया जा रहा है, बट टू डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किया जा रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट कंज्यूमर्स, राइट? सो गाइज, ये कौन से टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में दिखता था? मोनोपोली में। एंड ये कौन सा फीचर हुआ करता था? दिस वाज बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, where the seller used to charge two different prices from the same consumer for reasons not associated with difference in the cost. ये नहीं है कि उसको कॉस्ट कमर्शियल सेक्टर के लिए ज़्यादा लग रहा है, डोमेस्टिक के लिए कम लग रहा है, ऐसा कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, फिर भी वो फ़ायदा उठाता है अपना मोनोपोली होने का, एक सिंगल सेलर होने का, और डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। पर यूनिट प्राइस of electricity is higher in the commercial sector as compared to domestic sector. This is due to price discrimination, which underline the word guys, price discrimination, ठीक है? which refers to a situation, जो एक ऐसा situation होता है when, जैसे हमने डिस्कस किया, when the producer sells the same product to different buyers at two or more different prices for reasons not associated with difference in cost of supplying the product. One second. Of supplying the product to different consumers, बट ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ऐसा होता क्यों है? या बोला कि नेम द मार्केट इन विच इट इज़ एप्लीकेबल. सो it is applicable, name the market in which it is applicable. It is applicable in what? In which sector? It is in which market structure? Monopoly. It is applicable in
अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, इन अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल है, ठीक है। अब बट क्यों पॉसिबल है, वी हैव टू राइट दैट ऑल्सो ना। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो कमर्शियल सेक्टर होता है ना उसका इनइलास्टिक डिमांड होता है। दैट इज़ वाई ये प्रोड्यूसर को भी पता होता है कि अरे कमर्शियल सेक्टर का तो इनइलास्टिक डिमांड है, वो तो डिमांड करेगा ही, चाहे प्राइस ज़्यादा चार्ज करो या कम। इसलिए क्या करते हैं, जो मोनोपोलिस्ट फर्म्स होते हैं, मोनोपोलिस्ट फर्म जो होता है वो चार्ज कर लेता है ज़्यादा प्राइस कमर्शियल सेक्टर से, और डोमेस्टिक सेक्टर का डिमांड इलास्टिक होता है। तो अगर तुम उसका प्राइस ज़्यादा चार्ज करोगे तो वो लोग कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वो ये कर पा रहे हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन द प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, एंड ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो द कमर्शियल sector has less elastic demand for electricity, ठीक है, allowing suppliers to charge higher price while domestic sector has a more elastic demand for electricity। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये ऐसे लिखना होगा, ठीक है। therefore electricity is sold to them at a lower price, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उनको लोअर प्राइस पे बेचा जा रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, और जहाँ पे मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर लिखा था ना, इफ़ यू वांट आप उधर नहीं लिख के आप इसके बाद भी लिख सकते हो, ठीक है। या आई वुड सजेस्ट यू कि यार इट्स बेटर इफ़ यू राइट इसके बाद ही, यू नो, इसके बाद ही इफ़ यू राइट ना, इट्स बेटर, यू कैन चेंज द पैराग्राफ एंड शो, आप पैराग्राफ चेंज करके शो कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स बेटर आप उसके बाद लिख दो, द मार्केट फॉर्म इज मोनोपोली, the market form is monopoly, and आप underline कर दो the word monopoly, ठीक है, in which there is a single seller which has no close substitutes। इसी का तो वो फ़ायदा उठाता है ना, उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है, बस इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर देता है, ठीक है। सो ये रहा हमारा पहला आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट। सो ऐसे ही केस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ फीचर तुमको हर एक फीचर याद रखना होगा, ऐसा नहीं है एनी 4 कर लेते चलो, नहीं, वो ज़माना चला गया, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 2 करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, येट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक व्हाई डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट इज इनडिटरमिनेट। तो आपको पता है कि ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर, बट उन जो सेलर्स का मार्केट शेयर होता है वो बहुत लार्ज होता है। सो यहाँ ना इंटेंस कंपटीशन होता है बिटवीन द डिफरेंट फर्म्स, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो देयर इज एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स, लाइक हुंडई आप ले लो, हुंडई का इंटेंस कंपटीशन है किया के साथ, सो दैट इंटेंस कंपटीशन इज देयर, ठीक है। अब इधर ऐसा होता है ना कि अगर एक कार प्राइस अपना रिड्यूस कर देना तो उसको नहीं पता होता कि राइवल फर्म कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इतना इंटेंस राइवलरी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हुंडई अपना कार का प्राइस रिड्यूस कर दे तो उसके पास लोग खरीदने आएंगे, बिकॉज वॉट इफ उसको देख के अगर किया भी अपना प्राइस रिड्यूस कर दिया या सुजुकी भी अपना प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो दैट इज़ वाई ना इधर जो फर्म्स होते हैं वो लोग अपना डिमांड कर्व प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, डिमांड कर्व उनका शिफ्ट होते रहता है, एंड दैट इज़ वाई जो ओलिगोपोलिस का डिमांड कर्व होता है ना वो एक किंक्ड शेप होता है,
या आप बोल सकते हो इनडिटर्मिनेट शेप का होता है। यहाँ डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज डायग्राम जो किंग शेप डायग्राम है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको डायग्राम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये 2 मार्क्स का आने को आ सकता है जो आपको बस डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और कैसे करना है ये तो टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अभी सीखोगे मेरे साथ। लिखो द डिमांड कर्व ऑफ एन oligopolist is indeterminate because it does not know how the rival firms will react to its move to lower the price। अगर वो अपना प्राइस कम करना चाहता है ना, ठीक है, उसको नहीं पता कि मैं प्राइस कम कर दूंगा तो मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उसको नहीं पता होता। उसको कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो अपना प्राइस कम कर भी दिया तो लोग उसके पास आएंगे ही, ठीक है। हाँ, सो एन ऑलिगोपोली कैनॉट इग्नोर, ये चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता राइवल फर्म का रिएक्शंस। एंड ऑलिगोपोली कैनॉट oligopolist होगा, सॉरी, एन oligopolist cannot ignore the reaction of the rival firm in view of the interdependence of firms, ठीक है, बहुत हाई इंटरडिपेंडेंस है। दैट इज़ वाई एनी चेंज इन द प्राइस बाय वन फर्म, कोई भी एक फर्म अगर प्राइस चेंज कर रही है, मे रिजल्ट इन अ चेंज इन प्राइसेस, may result to a change in prices by the rival firm. As a result, demand curve faced by an oligopolist is indeterminate। और आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, इट इज़ किंग शेप। हाँ, आई नो ये आप लोग को डिस्क्राइब नहीं किया गया इसके बारे में मच, बिकॉज ये थोड़ा हायर लेवल है कि वाई ऑलिगोपोलिस का किंग शेप है, तो वो कभी नहीं आएगा। बट अगर ऐसे याद रखने को लिख सकते हो, आंसर में भी एंड में डाल सकते हो कि ऑलिगोपोलिस का देयरफॉर डिमांड कर्व जो होता है वो किंग्ड शेप होता है, ठीक है। सो ये था गाइस, ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स का आ सकता है। तो मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, मोस्टली क्या होता है 2 मार्क्स का, like even if they give you case based questions no, so they give you 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं या 4 मार्क्स का आ सकता है एट मोस्ट, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। सो बट ये जो क्वेश्चन था या इसके जो पहला वाला क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन था, तो आंसर भी लेंथ अकॉर्डिंगली ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, इस चैप्टर से और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं या सिमिलैरिटीज़ आता है, ठीक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली का क्या सिमिलैरिटी है, क्या फीचर्स इंक्लूडेड है, क्यों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को ब्लेंड मानते हैं मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन का। या तो सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जहाँ तुमसे पूछ रहा है कि उन दोनों का क्या क्या कॉमन फीचर्स है एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर में, या तो डिफरेंसेस आ सकता है, या तो क्या आ सकता है डिफरेंसेस आ सकता है बिटवीन एनी टू। ये भी आईआईसी का आया हुआ लास्ट 1-2 ईयर्स में क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। एंड इधर डिफरेंसेस में ना हाई चांसेस है कि दे विल मेंशन यू द सब पॉइंट, दे विल मेंशन यू द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ऑल्सो, मतलब वो लोग बोल देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स डिस्टिंग्विश करो, या ऑन द बेसिस ऑफ बायर्स करो, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट करो, okay। So they can also ask you that
बेसिस के ऊपर करो, मोस्टली वैसे ही पूछेगा अगर डिफरेंसेस पूछता है एट ऑल। सो मैं तो अभी जैसे मोनोप्सनी एंड ओलिगोपोली का डिफरेंस आपको बता रही हूँ, राइट। बट आप ऐसे करके बुक के लास्ट पेज में हर का डिफरेंस दिया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू इट फॉर योर दिस टाइम, यू नो, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स के लिए आप गो थ्रू ज़रूर करना, ओके। हाई चांसेस हैं, अगेन आई एम टेल यू, हाई चांसेस होता है आने का बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ बेस। चलिए, तो मैं इधर बेसिस भी लिखती हूँ आप लोगों के लिए। सो इधर तो हमें मोनोप्सनी एंड ओलिगोपोली के बीच डिफ्रेंशिएट करना है। सो मोनोप्सनी याद है, मोनोप्सनी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोनोप्सनी एक ऐसा मार्केट फॉर्म है जिसमें एक सिंगल बायर है फॉर अ कमोडिटी। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स इन इंडिया का बायर इज जस्ट इंडियन गवर्नमेंट, नोबडी एल्स कैन बाय लीगली, राइट। सो दैट इज़ वाई वो एक मोनोप्सनी मार्केट स्ट्रक्चर हो गया जहाँ सिंगल बायर होते हैं। एंड ओलिगोपोली कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये तो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी हैविंग अ लार्ज मार्केट शेयर, ठीक है। तो चलिए, लेट्स बिगिन बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। और भी बहुत डिफरेंसेस है, करेंगे मोनोप्सोनी एंड ओलिगोपोली, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस डू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। सो इट इज़ अ सिचुएशन, monopsony is a situation in which there is a single buyer of a commodity। यहाँ क्या होता है, एक सिंगल बायर होता है ऑफ अ कमोडिटी। बट ओलिगोपोली में बायर तो कितने भी हो सकते हैं, कार के इतने सारे बायर्स हैं। सो इन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, the number of buyers is quite large, ठीक है। सो ये था। फिर नेक्स्ट you can do on the basis, differentiate on the basis of nature of the product, ठीक है। मोनोप्सनी का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। मोनोप्सनी में प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है। अच्छा, आप ऊपर वाले में ना एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑल्सो, यू नो, वो आपके आंसर को और इम्प्रेसिव बना देगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल भी दे देना, बेस्ट होगा। इट विल बी रियली गुड इफ़ यू कैन गिव एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल तो एज हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले, सो आप उसमें वो एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ओलिगोपोली में बट प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है या डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है, रिमेंबर। क्योंकि जैसे होमोजीनियस कुकिंग गैस में होता है, होमोजीनियस जैसे जैसे कुकिंग गैस में हुसैन का ले लो या इंडियन का ले लो, एक ही बात है, राइट। सो होमोजीनियस होता है। बट डिफ्रेंशिएटेड कब होता है, कार इंडस्ट्री में डिफ्रेंशिएटेड होता है। सो दैट इज वाई दे आर सेइंग ओलिगोपोली में दोनों हो सकता है, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स। अब मोनोप्सनी में क्या है, देयर आर मैनी को अंडरलाइन कर दो, देयर आर मैनी सेलर्स तो बहुत सारे ना, बायर एक है, सेलर तो बहुत सारे। सो देयर आर मैनी सेलर्स इन मोनोप्सनी, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ देयर आर फ्यू सेलर्स इन ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स है, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, यहाँ क्या होता है, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। अगर तुम प्राइस बढ़ा दोगे तो तुमसे बाय नहीं खरीदेगा, कम खरीदेगा, वो किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि सेलर्स बहुत सारे हैं। बट ओलिगोपोली में अभी हमने क्या ना कि डिमांड कर्व इज किंग शेप और इट इज इनडिटर्मिनेट, राइट।
So here we will write that the demand curve of faced by an oligopolist is indeterminate और kinked shape. हाँ, अब इधर लिखना क्योंकि यहाँ बुक में भी जिक्र है किंग शेप का, डिफरेंसेस में इफ़ यू वुड हैव ऑब्जर्व. ठीक है, या सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. चलिए अभी मूव ऑन करते हैं विद द फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देर आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेंसिल्स इन द मार्केट who produce pencils in different designs and colors to attract children. ठीक है, सो बहुत सारे पेंसिल के मैन्युफैक्चरर्स हैं. इन लोग ऐसा बोल रहे हैं एंड ये लोग डिफरेंट डिज़ाइंस एंड कलर्स में बनाते हैं पेंसिल्स बच्चों के लिए. विच मार्केट फॉर्म इज रेफर टू हियर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर ऑफ दिस मार्केट फॉर्म इंडिकेटेड इन द गिवन सिचुएशन. सो आपको बोलना है कि किस फीचर के बारे में इधर हम लोग बात कर रहे हैं एंड हमें मार्केट एंड हमें आइडेंटिफाई भी करना है कि किस मार्केट फॉर्म का ये फीचर है और उस फीचर को एक्सप्लेन करना है. सो यहाँ तुम देख रहे हो ना कि प्रोडक्ट डिफरेंट डिज़ाइंस कलर्स में ऑफर किया जा रहा है, जहाँ आप पक्का जैसे हम लोग अप्सरा के पेंसिल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैमलिन के पेंसिल से, राइट, या फिर डोम्स के पेंसिल से. क्यों? क्योंकि उनका शेप, कलर, ये सब डिफरेंट होता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते थे गाइस? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बोलते थे ना. एंड यू नो FMCG गुड हो गया ये तो हर घर पे बच्चा लोग यूज़ करता है. और FMCG गुड्स का जो मार्केट होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फीचर था प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, है ना. तो ये उसी फीचर के बारे में बात कर रहे हैं एंड आपको प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एक्सप्लेन करना है. अगेन दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 2 marks. Okay, so let's begin the answer. And please don't forget to underline the keywords. Trust me, टीचर के पास ना बोर्ड एग्जाम्स में उनको पर पेपर के लिए चेक करने के लिए 15-20 मिनट्स मैक्सिमम मिलता है, राइट. तो बहुत बार इट्स नॉट पॉसिबल कि एक एक लाइन वो आपका रीड करे, बट अगर आप कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हो ना, इट बिकम्स ईजियर टीचर के लिए चेक करना, जज करना आपको. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर डोंट follow such little instructions ताकि you don't lose marks in your exams. ठीक है, फिर चलो. A monopolistic form of market structure आइडेंटिफाई करने बोला था ना. तो monopolistic form of market structure is referred here. क्यों? as there are, क्योंकि बहुत सारे manufacturers, as there are many manufacturers of pencils in the market, as there are different manufacturers of pencils in the market producing differentiated product to distinguish themselves from their competitors, ताकि वो लोग अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाए अपने competitors से. ठीक है, फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक, फिर आपको वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के बारे में बताना होगा. ठीक है, तो आप पैराग्राफ चेंज करके बता रहे हो. फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इंडिकेटेड हियर इज. सो कौन सा फीचर इंडिकेट हो रहा है? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. अंडरलाइन. ठीक है, अब आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो. ओके, सो इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू मेक द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू मेक द
product unique in the minds of the consumers, ठीक है, in order to enlarge their respective मार्केट शेयर, ताकि वो लोग अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाए, इसलिए वो लोग ना डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। और ऑल्सो ऑफ कोर्स इतने सारे कंपेटिटर्स, इतने सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, तो हमको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, वरना वाई विल कस्टमर कम टू मी, राइट। सो वही बोल रहे हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस फॉलो टू मेक द प्रोडक्ट यूनिक in the minds of the consumers in order to enlarge their respective market share, ठीक है। the products are usually, और इधर क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होता है या आप कमोडिटी भी लिख सकते हो, आर यूजुअली क्लोज सब्सटीट्यूट्स, है ना। यहाँ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। सो द प्रोडक्ट्स आर यूजुअली क्लोज सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, विथ अ डिफरेंट बट सबका ब्रांड नेम अलग होता है, विथ अ डिफरेंट ब्रांड नेम। फिर आप इधर ये लिखोगे कि प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएटेड दो तरीके से कर सकते थे, राइट। सो प्रोडक्ट्स में बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या क्या बेसिस था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक शेप, साइज। इस बेसिस पे आप प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, याद है, on the basis of physical characteristics like difference in size, color, design, etc. This was one way, ठीक है। और on the basis of, याद है दूसरा basis क्या था, conditions surrounding the sale. So or on the basis of conditions surrounding the, और on the basis of conditions ये भी अंडरलाइन कर दो, on the basis of conditions surrounding the sale of the product, that is हो गया reputation, ठीक है, credit facility, efficiency, credit worthiness, etc. ठीक है। सो अगेन 2 मार्क्स के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमने वो लिखा, फिर हमने लिखा कि भाई दो बेसिस पे हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एंड हमने वो दो बेसिस भी एक्सप्लेन किया। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर आंसर। ओके, चलिए अब सो ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन अगेन दे विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स एंड देन दे कैन आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली गाइस, ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से। सो बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। चलो, what is the consequence of assumption of free entry and free exit of the firm under perfect competition? How do you arrive at this consequence? तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि अगर याद है परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, एंड एक ही प्राइस चार्ज करते हैं वो लोग अपने बायर्स से, राइट। तो इसमें एक ये फीचर हुआ करता था ना, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म, जहाँ हमने देखा था कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लीगल मैनमेड कोई भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी फर्म कभी भी मार्केट में एंटर कर सकता है अगर उसको वो मार्केट प्रॉफिटेबल लग रहा है, एंड वो कभी भी एग्जिट कर सकता है अगर उसको मार्केट में लॉसेस वो इनकर कर रहा है, ठीक है। बट ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है जहाँ फर्म्स कैन अर्न abnormal प्रॉफिट्स और इनकर लॉसेस, but in the long run guys, they will always end up earning normal profits only,
लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाएंगे, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लॉसेस भी कमा सकते हैं, बट लॉन्ग रन में बिकॉज ऑफ दिस फीचर दे यूज टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। बट यही तुमको एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में अर्न कर रहा है, ठीक है। चलिए सो लिखते हैं द कॉन्सिक्वेंस ऑफ assumption ऑफ फ्री एंट्री, ये भी अगेन 2 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इज दैट फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि जो फर्म होते हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो लोग अर्न करते हैं, विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, वेट व्हाट हैज हैपेंड, will earn normal profits in the long run। बस इतना लिखोगे ना तो हाफ मार्क्स ही मिलेगा, फिर तो बस मत बोलना मैम मैं तो पूरा लिख के आया था बट मुझे तो मार्क्स नहीं मिला। आई ऑलवेज हियर दिस फ्रॉम माई स्टूडेंट्स सेइंग कि हम तो इतना लिखा था मेरे को मार्क्स नहीं मिला। अरे यू हैव टू लर्न कि कितने मार्क्स में कितना लिखना होता है, एंड 2 मार्क्स में आप भले ही 6 पेज, आप भले ही 6 सेंटेंस लिखो, 10 सेंटेंस लिखो, बट अगर आप मीनिंगफुल नहीं लिखोगे तो लेंथ देख के मैम मार्क्स नहीं देगी, ठीक है, कंटेंट देख के देगी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ये 2 मार्क्स में 6 लाइन लिखो, 8 लाइन लिखो, मैं कभी ऐसा सजेस्ट नहीं करती। मैं बोलती हूँ जितना आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, जितना आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे, उतना ही हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। 1 पेज लिख दोगे 2 मार्क्स के आंसर के लिए, किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो देखेगा। तो ट्राई टू राइट अप टू द पॉइंट एंड चेंज द पैराग्राफ्स, ओके, कंटिन्यूअसली एक ही पैराग्राफ में। ऑफ कोर्स डिपेंड्स, अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है तो तुम 2 पैरा में ही लिखोगे, बट जहाँ तुमको लग रहा है कि लेंथ बहुत बड़ा है, हैव टू हाईलाइट कुछ पॉइंट्स, देन चेंज द पैराग्राफ्स, ट्रस्ट मी इट लुक्स बेटर दैट वे, ठीक है। अब हमको यही एक्सप्लेन करना है कि क्यों फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है। फिर हम लोग ये लिखेंगे कि देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस लीगल और man-made on the entry and exit of the firms under perfect competition। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री एग्जिट में, if the existing firms earn abnormally high profits, और जिसको आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हो, ठीक है। सो अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स abnormally हाई प्रॉफिट कमा रही है इन द शॉर्ट रन, ठीक है, सो न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड। सो अब इसको देख के नए फर्म्स जो होंगे वो आ जाएंगे, न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड टू द इंडस्ट्री। सो क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, इसको देख के नए फर्म्स इंडस्ट्री में आ गए, ठीक है, कि फर्म्स को लग रहा है अरे बहुत ही प्रॉफिट है ये, चलो इस इंडस्ट्री में हम लोग भी चलो एग्रीकल्चर गुड्स बेचना शुरू कर देते हैं। बट इससे क्या होगा तुमको पता है, जैसे ही नए फर्म्स आ जाएंगे कंपटीशन अमंग दी फर्म्स बढ़ जाएगा, और प्रोडक्ट सबका सेम है, कुछ तो डिफरेंट है नहीं, तो प्रॉफिट पर फर्म कम हो जाएगा। तो जहाँ दे वर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर शेयर कम होता जाएगा, एंड दे विल इवेंचुअली एंड अप अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, ठीक है। सो आपको ऐसे ही लिखना है, टू द इंडस्ट्री दिस विल increase the market supply and therefore profits will reduce। मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगा ना तो प्रॉफिट्स पर फर्म विल रिड्यूस।
ठीक है. Similarly if firms incur losses, similarly what if they were incurring losses, तो कुछ जो existing firms होंगे, some of the firms will leave the industry, वो लोग industry छोड़ देंगे, will leave the industry. ठीक है. So due to the decreased competition, so decreased competition and market supply के वजह से, due to the decreased competition and the market supply, firms will be able to increase their profits. तो कुछ फर्म छोड़ देंगे तो एग्जिस्टिंग फर्म्स का जो लॉसेस इनकर हो रहा था वो लोग रिकवर करना शुरू कर देंगे. दे विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट बट इवेंचुअली दे विल एंड अप अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. सो वही हमने लिखा कि ड्यू टू द डिक्रीज कॉम्पिटिशन एंड द मार्केट सप्लाई, firms will be able to increase their profits, therefore they will end up earning normal profits in the long run. Therefore आप conclusion में लिख दोगे the firms will end up earning normal profits in the long run. ठीक है. So yes, सो लास्ट ईयर जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट में. ठीक है. तो ये बोलना बहुत ही वो होगा, मुश्किल होगा, या कोई भी अगर बोलेगा तो बहुत ही अनश्योरिटी से बोल सकता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बिकॉज लिटरली आजकल काउंसिल हैज़ बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल. बट या ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस आई कैन टेल यू कि डिफरेंसेस आ सकता है बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ठीक है. और जैसे हमने केस बेस्ड क्वेश्चन किया ना, जैसे फर्स्ट वाला हमने किया, फिर हमने पेंसिल्स वाला जो एग्जाम्पल किया, तो वैसा टाइप का आने का बहुत चांसेस है. एक वैसा टाइप का तो रहेगा ही देखो. और ऑन द अदर हैंड डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज बेस्ड भी आ सकता है. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस के चांसेस है. माय ओनली सजेशन टू यू विल बी डू नॉट मिस एनी फीचर, ट्रस्ट मी. एंड और एक कॉमन मिस्टेक विच आई हैव फाउंड अमंग स्टूडेंट्स इज मोनोपोली के केस में. सो हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं, बस हम लोग एग्जाम्पल में ऐसे लिख देते हैं इंडियन रेलवेज इज एन एग्जाम्पल. बट इंडियन रेलवेज क्यों एग्जाम्पल है मोनोपोली का, क्यों एग्जाम्पल है? बिकॉज इट इज़ ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोई भी इंडियन रेल और कोई रेलवेज नहीं है, राइट? तो तुम जब एग्जाम्पल लिख रहे हो तो तुम उसको जस्टिफाई भी तो करोगे कि इंडियन रेलवेज इज अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स. देखो डिस्टेंस सब्सटीट्यूट्स है फ्लाइट वगैरह, बट कोई क्लोज सब्सटीट्यूट तो नहीं है ना. तो तुमको उसको जस्टिफाई भी करना होगा. तुम खाली इंडियन रेलवेज लिख के फुल स्टॉप दे दोगे एंड मार्क्स मिल जाएगा? नो, दैट्स नॉट हैपनिंग. ठीक है. सो हर एक मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल्स, जितना एग्जाम्पल्स गो थ्रू कर सकते हो हर एक मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल्स गो थ्रू करो. बिकॉज एग्जाम्पल से ही तो केस बनता है. जहाँ तुमसे पूछ लेता है कि आइडेंटिफाई करो मार्केट स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई करो कौन सा फीचर है, फिर उसी से रिलेटेड अगर बैंड बजाना है तो उसी से रिलेटेड दे देगा कि बताओ वो कैसे डिफरेंट है दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर से. सो तुम समझ रहे हो. सो एग्जाम्पल इज समथिंग जो यू शुड नो जितना एग्जाम्पल्स अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स कर सकते हो. ठीक है. एंड इफ यू रियली वांट दैट लिस्ट फ्रॉम मी, then you can also comment in the box and I will send you a PDF which would consist of the example list. You can let me know in the comment boxes. Okay. Chalo then, thank you so much for joining and for working hard. I am super proud of you, right? चलिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए. Definitely we are going to reach to our goals. And don't forget to like,
subscribe and share with your friends. You never know how we can make a difference in others' life. Chalo, thank you so much. Bye bye. Take care.